घर में एक पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था, ढेर सारे मेहमान आए हुए थे, डीजे पर नाच रहे थे, लेकिन परिवार के लोग, पिता और पत्नी अपनी बेटी को ऊपर कमरे में जमीन पर लेटाए हुए थे। फौरन पिता बाहर जाता है और बोलता है कि डीजे की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर दो, क्योंकि जो बेटी की चीखने की आवाज़ें थी वो बाहर जाने ना पाए, क्योंकि बाहर मेहमान थे। और अंदर कमरे में पिता और पत्नी मिलकर और 2-3 लोग और मिलकर बेटी को, 18 साल की बेटी को ज़मीन पर गिराकर उसके गले को दबाए हुए थे, उस पर चाकुओं से हमले कर रहे थे। और कुछ ही देर के बाद बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन सिर्फ हत्या नहीं की थी, बल्कि ये जो पार्टी का प्रोग्राम रखा गया था, ये एक शातिराना प्लानिंग से रखा गया था। और फिर पिता अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को एक तंदूर में, जो तंदूर वाला बर्तन होता है, उसमें डालकर उनको पकाता है। जब तक पकाता है कि जब तक वो टुकड़े पकने के बाद राख नहीं बन जाते। और फिर बेटी की राख को नदी में बहा आता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती, क्योंकि सबको ये पता था कि इनके घर में पार्टी चल रही है। लेकिन पार्टी की आड़ में उस पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, उसको ख़त्म कर दिया था। और 5 दिनों के बाद सिर्फ एक गलती की वजह से पिता पकड़ा गया। और जब पुलिस ने पकड़ा, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पिता ने, पत्नी ने, परिवार के सब लोगों ने मिलकर उस बेटी को मौत के घाट क्यों उतारा, उसकी गलती ऐसी क्या थी, ऐसा क्या गुनाह था। और फिर जो पिता ने कहानी बताई और जो शातिराना प्लानिंग बताई बेटी को मारने की, वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। और यकीनन जब आप इस हैवान पिता की कहानी को सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि इतनी प्लानिंग से उसने ये सब कांड कर दिए। तो चलते हैं और पूरी घटना को जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की और वहीं का मुशहरी थाना है। और उसी थाने का एक गांव पड़ता है डुमकी गांव। वही गांव का रहने वाला मिथुन कुमार, जिसकी उम्र 24 साल थी, जो वही गांव के ही पार्षद का बेटा था। और मिथुन कुमार की जो प्रेम कहानी चल रही थी वो दूसरे पार्षद, जिसका नाम नरेश पंडित था, उसकी बेटी चित्रा पंडित के साथ चल रही थी 2-3-4 साल पहले से। और प्रेम कहानी के साथ साथ दोनों की हर रोज़ घंटों घंटों बातचीत हुआ करती थी। लेकिन 25 अप्रैल से मिथुन बड़ा परेशान चल रहा था और अब 30 अप्रैल रख चुकी थी। और उसकी परेशानी की वजह ये थी कि मिथुन की 5 दिनों से अपनी प्रेमिका से कोई बात नहीं हुई थी। 5 दिन पहले से प्रेमिका का फ़ोन बंद था और मिथुन पूरे गांव में इधर उधर घूम रहा था, हर लोगों से पता कर रहा था कि आखिर उसकी जो प्रेमिका है चित्रा, उसको किसी ने देखा हो। वहीं जो मिथुन की प्रेमिका के पड़ोसी, उसके दोस्त थे, वो बताते हैं कि वो तो घर पे भी नहीं है। और जो मिथुन की प्रेमिका चित्रा थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब एक दिन भी उसकी प्रेमिका उसके बिना नहीं रह पाती थी, क्योंकि एक महीने पहले ही वो दोनों घर से भाग गए थे और उसके बाद वो लोग वापस आ गए थे। शादी करने के लिए भागे थे लेकिन वापस आ गए थे। अब मिथुन बड़ा परेशान गांव में इधर उधर घूमता है, हर किसी से पता करता है। और जिस दिन चित्रा गायब हुई थी, मिथुन को पता चलता है कि उस दिन उसके पिता ने घर में एक पार्टी का प्रोग्राम रखा था और उस पार्टी के प्रोग्राम के बाद ही चित्रा गायब हो गई है। ये बात वो गांव का ही जो चौकीदार है अनिल कुमार, उसको बताता है, क्या बोलता है कि नरेश की बेटी, मेरी प्रेमिका चित्रा पूरे तरीके से वो गायब हो चुकी है। उसको लगता है कि नरेश ने अपनी बेटी को मार दिया, ख़त्म कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब ये बात चौकीदार को पता चलती है तो चौकीदार दिमाग घुमाता है, सोच विचार करता है, क्या 25 अप्रैल को एक पार्टी रखी गई और पार्टी रखने का कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ऐसे ही पार्टी रखी गई थी। गांव के लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाया गया था, चिकन वगैरह बना था और बहुत ज़्यादा डीजे भी बजा था। ये बात सोचकर जो चौकीदार अनिल कुमार था उसको शक होता है और फ़ौरन वो मुशहरी थाने के इंचार्ज कोतवाल को फ़ोन करता है और ऐसे बात बताता है कि साहब, 1 महीने पहले जो लड़की भागी थी, अब वो 5 दिनों से गायब है। उसके प्रेमी ने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहाँ तक अंदाज़ा है तो अंदाज़ा ये है कि चित्रा की उसके पिता ने हत्या कर दी और शक वाली बात पार्टी से है। अब जब कोतवाल साहब ये बात सुनते हैं तो कोतवाल साहब को याद आता है कि आज से 1 महीने पहले ही मार्च में खुद कोतवाल साहब ने पार्षद की बेटी को वापस लौटाया था और अब बेटी गायब है। तो फ़ौरन जो कोतवाल साहब थे घर, मतलब थाने से निकलते हैं और नरेश पंडित के घर पर पहुंच जाते हैं। नरेश पंडित से बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है चित्रा, वो कहाँ पर है।
अब जब पिता से ये सवाल किया जाता है तो पिता घबरा जाता है और पिता बोलता है कि वो तो रिश्तेदारी में गई हुई है। कोतवाल साहब बोलते हैं कि ऐसा करो, अपनी बेटी को फ़ोन करो और हमारी बात करवाओ। अब पिता और घबरा जाता है, वो कुछ रिश्तेदारों में फेक मतलब झूठे को फ़ोन लगाता है और बोलता है कहाँ पर है बेटी, और फिर कोतवाल साहब से बोलता है कि बेटी बाज़ार गई हुई है, थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगी, मैं आपकी बात करवा दूंगा। साहब क्या बात हुई है, आप मेरे पास आए हैं, क्या मसला है? कोतवाल साहब पूछते हैं कि हमें कुछ नहीं, मतलब हमें सिर्फ आपकी बेटी से बात करनी है, कितनी देर में आएगी, उसका नंबर होगा, फ़ोन नंबर, या फिर वो कहाँ पर है, किस जगह है, हमें लोकेशन बताओ और हमारी वीडियो कॉल करवाओ, या फिर हम फ़ोन करते हैं, हम पता कर लेंगे। जब इतने सारे सवाल जवाब नरेश पंडित जो भाई पार्षद हैं उससे किए जाते हैं तो नरेश पंडित घबरा जाता है और घबराहट पसीना गिरता हुआ देखकर कोतवाल साहब को शक होता है। फ़ौरन नरेश पंडित को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके परिवार के और लोगों को हिरासत में पुलिस ले लेती है और फिर थाने लाकर पता करती है कि आखिर नरेश पंडित की बेटी कहाँ पर है। नरेश पंडित ने जो एड्रेस दिया था वहाँ पुलिस पहुँचती है, वहाँ पता करती है फ़ोन कर तो पता चलता है कि वहाँ पर बेटी नहीं है। फिर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है नरेश पंडित से तो नरेश पंडित टूट जाता है, वो रोने लगता है और बोलता है कि साहब मैं परेशान था, मैंने अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया। ये सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्या जिस बेटी को 1 महीने पहले नरेश पंडित के हाथ में दिया था, जिस बेटी को नरेश पंडित 1 महीने पहले नहा धोकर ढूंढने में लगा हुआ था, जिस बेटी के लिए इसी थाने में बैठकर 1 महीने पहले नरेश पंडित रोया था, उस बेटी को मार दिया। और कैसे मार दिया, कहाँ लाश है? जब ये सवाल किया जाता है तो नरेश पंडित बताता है कि लाश तो नहीं है, लेकिन जो राख थी उस राख को हमने नदी में बहा दिया और पूरा मामला ख़त्म हो गया। अब जब और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो नरेश पंडित शुरू से कहानी बताता है। वो बताता है कि हमने अपनी बेटी को बड़े नाज से पाल पोस कर बड़ा किया था, अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया था। अब वो बड़ी हो चुकी थी चित्रा, और कुछ साल पहले हमें पता चलता है कि उसकी प्रेम कहानी जो दूसरा पार्षद है उसके बेटे अनिल के मिथुन के साथ चल रही है। और जब मुझे पता चलता है, क्योंकि हमारी कास्ट दोनों की अलग अलग है, तो हम अपनी बेटी को समझाते हैं, बुझाते हैं, बोलते हैं कि वो मिथुन से बात करना बंद कर दे, लेकिन वो बातचीत बंद नहीं करती और ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। दोनों की फ़ोन कॉल पर बातचीत हुआ करती थी, छुपा चोरी तरीके से ये मिलते थे। जब मुझे पता चलती थी मैं अपनी बेटी को डांटता था, चिल्लाता था, लेकिन बेटी पर और मिथुन पर कोई फ़र्क नहीं था। अब ये बराबर सिलसिला चल रहा था और बीते 1 महीने पहले ही 10 मार्च को बेटी घर से निकलती है और मिथुन के साथ फ़रार हो जाती है। फिर हम लोग थाने में आते हैं। साहब हमने बोला था आपके पास तमाम सिफारिशें देते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ लाओ, और आखिर में आपने हमारी बेटी को ढूंढ लिया और हमें सौंप दिया था। मैं अपनी बेटी को लेकर घर पहुँचे, फिर हमने अपनी बेटी को समझाया कि वो मिथुन से बातचीत ना करे, हम उसकी कास्ट में ही अच्छी जगह पर शादी करेंगे, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। वो वापस घर जाने के बाद भी मिथुन से रोज़ाना फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी और अब तो वो मुझसे और मेरी पत्नी से मुंह चलाने लगी थी, बहस करने लगी थी। ये बात हमें बड़ी बुरी लगती थी, हमारा दिल दुखता था और हम उसे रोज़ाना बातचीत करते हुए देखते थे। फिर इसी बीच मेरे दिमाग में प्लानिंग आती है, मैं फ़ैसला करता हूँ कि अब मैं अपनी बेटी को ख़त्म कर दूँगा और ख़त्म ऐसे करूँगा कि जिससे मैं पकड़ा ना जाऊँ। और उस प्लानिंग में मैं अपने 4 दोस्तों को लेता हूँ, अपनी पत्नी को लेता हूँ, और प्लानिंग में लेने के बाद फिर हम एक प्रोग्राम रखते हैं। 24 अप्रैल को घर में एक पार्टी रखते हैं। लोग पूछते हैं कि पार्टी किस बात की है, तो हम बता देते हैं कि बस ऐसे ही एनिवर्सरी की पार्टी हम नहीं मना पाए थे और हमने ऐसी पार्टी रखी है, बनी तुम आ जाना। गांव के लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और पार्टी हमने इसलिए रखी थी कि हमने प्लानिंग में सारी चीज़ें शामिल की थी कि घर में जो पकवान बनते हैं उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है और जो डीजे बजता है उससे किसी के चीखने की आवाज़ बाहर नहीं जाती। बेटी नादान थी, मतलब बेटी अनजान थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बेटी को भी हम अपने नए कपड़े पहनाते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं। और जब नीचे पार्टी चल रही थी 24 अप्रैल की रात, तो उसी टाइम पर जब मैं कमरे में जाकर देखता हूँ तो बेटी फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। मैं अंदर जाकर उसका फ़ोन छीनता हूँ, उसको मारता हूँ। बेटी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आवाज़ कैसे बाहर जाती, क्योंकि बाहर डीजे बज रहा था और मैं बाहर जाकर डीजे की आवाज़ और तेज़ करवा देता हूँ। फिर मैं अपने 4 दोस्तों को ऊपर लेकर आता हूँ, मेरी पत्नी भी ऊपर आ जाती है और फिर हम बेटी को खूब मारते हैं, खूब अपने अंदर का गुस्सा निकालते हैं और उसकी गला दबाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद हमने एक तंदूर जो ऊपर लगा रखा था, क्योंकि हमने ये बोला था कि शादी हमारे घर पर शादी का प्रोग्राम है, तो एक बड़ा सा तंदूर आता है जिसमें कुछ भी चीज़ हमें बनानी हो, चिकन वगैरह तो उसमें बना सकते हैं।
उस तंदूर को हमने ऊपर लगा दिया था, मिट्टी का तंदूर था, उसमें हम बेटी के फिर टुकड़े करना शुरू करते हैं। पहले टुकड़ा करते हैं, हाथ काटते हैं, उस तंदूर में डाल देते हैं, तंदूर की आंच बहुत ज़्यादा कर देते हैं और फिर जो गोश्त वगैरह, मतलब जो बेटी का गोश्त था, उसके जलने की खुशबू जाती है बाहर, लेकिन लोग समझ नहीं पाते क्योंकि नीचे पार्टी चल रही थी। और फिर ऐसे ही कर कर हम बेटी के सारे टुकड़े उस तंदूर के अंदर डाल देते हैं और राख बना देते हैं। आखिर में जो राख थी, मतलब रात भर यही करते हैं हम, और मेरी पत्नी भी इस चीज़ में मेरा साथ देती है, और जब राख बन जाती है तो उसको भरते हैं और पास की ही नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। हम बड़े परेशान थे, हमारे पास रास्ता नहीं था। जब पुलिस ये सुनती है कि पिता ने पत्नी के साथ मिलकर टुकड़े कर दिए, उनको तंदूर में डालकर पका दिया, फ़ौरन टीमें रवाना होती हैं, फॉरेंसिक टीम और तमाम टीमें पहुंचकर वहां से सैंपल लेती हैं, नदी पर पहुंचा जाता है। क्या हो सकता है वो राख मिल सके, और जब तंदूर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि सच में पिता ने टुकड़े किए थे और उनको जला दिए। जो 4 आरोपी थे वो तो फरार थे। पिता और पत्नी, पिता और माँ दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कोर्ट में पेश किया और वहाँ से दोनों को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन उससे पहले जो माँ थी, माँ ये बोल रही थी कि बेटी ने खुद अपने आप को ख़त्म कर लिया था और फिर हमने लाश को छिपाने के लिए उस तंदूर में डालकर उसकी राख बना दी और फिर अस्थियाँ उसकी बहा दी। लेकिन ऐसा नहीं था, पिता और माँ ने खुद जानबूझकर ये प्लानिंग षड्यंत्र रचा और अपनी बेटी को ख़त्म कर दिया। इस घटना के बाद गांव के अंदर एक भय का माहौल बन गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि भला एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर दिया कि उसके टुकड़े करने की बात कर दिया। आपको भी यकीन नहीं होगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।